दोस्तों, पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ड्यूटी कलेक्टरी कहानी का दूसरा भाग लेकर के आया हूं, जिसके लेखक अमरकांत जी हैं। अब मैं शुरू करता हूं, ज़्यादा कुछ न कहते हुए। अगर जो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नारायण के मित्र कौतूहल से मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रहे थे और जब वह पास आ गए तो एक ने पूछा, बाबूजी क्या बात थी, हमसे कह देते। सकलदीप बाबू यह कहकर कि कोई बात नहीं, कुछ रुपए थे, सोचा मैं ही दे दूं, तेजी से आगे बढ़ गए। परीक्षा समाप्त होने के बाद नारायण घर वापस आ गया। उसने सचमुच पर्चे बहुत अच्छे किए थे और उसने घर वालों से साफ साफ कह दिया कि यदि कोई बेईमानी से न हुई तो वह इंटरव्यू में अवश्य बुलाया जाएगा। घर वालों की बात तो दूसरी थी, लेकिन जब मोहल्ले और शहर के लोगों ने यह बात सुनी तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। लोग व्यंग में कहने लगे, हर साल तो यही कहते हैं बच्चों, वे कोई दूसरे होते हैं जो इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं। लेकिन बात नारायण ने झूठ नहीं कही थी, क्योंकि एक दिन उसके पास सूचना आई कि उसको इलाहाबाद में प्रादेशिक लोक सेवा आयोग के समक्ष इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है। यह समाचार बिजली की तरह सारे शहर में फैल गई। बहुत साल बाद इस शहर में से कोई लड़का डिप्टी कलेक्टरी के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सायंकाल कचहरी से आने पर सकलदीप बाबू सीधे आंगन में जा खड़े हो गए और जोर से ठठाकर हंस पड़े। फिर कमरे में जाकर कपड़े उतारने लगे। सकलदीप बाबू ने कोट को खूंटी पर टांगते हुए लपक कर आती हुई जमुना से कहा, अब करो न राज, हमेशा शोर मचाए रहती थी कि यह नहीं है, वह नहीं है। यह मामूली बात नहीं है कि बबुआ इंटरव्यू में बुलाए गए हैं, आया ही समझो। जब आ जाएं तभी न, जमुना ने कंजूसी से मुस्कुराते हुए कहा। सकलदीप बाबू थोड़ा हंसते हुए बोले, तुमको अभी संदेह है? लो, मैं कहता हूँ कि बबुआ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं आए तो मैं अपनी मूछ मुड़वा दूंगा। और कोई कहे या न कहे, मैं तो इस बात को पहले से ही जानता हूँ। अरे मैं ही क्यों, सारा शहर यही कहता है। अंबिका बाबू वकील मुझे बधाई देते हुए बोले, इंटरव्यू में बुलाए जाने का मतलब यह है कि अगर इंटरव्यू थोड़ा भी अच्छा हो गया तो चुनाव निश्चित है। मेरी नाक में दम था, जो ही सुनता बधाई देने चला आता। मोहल्ले के लड़के मुझे भी आकर बधाई दे गए हैं। जानकी, कमल और गौरी तो अभी अभी गए हैं। जमुना ने स्वप्निल आंखों से अपने पति को देखते हुए सूचना दी। तो तुम्हारी कोई मामूली हस्ती है? अरे तुम डिप्टी कलेक्टर की माँ हो ना? जी। इतना कहकर सकलदीप बाबू ठहाका मारकर हंस पड़े। जमुना कुछ नहीं बोली, बल्कि उसने मुस्की काटकर साड़ी का पल्ला सिर के आगे थोड़ा और खींचकर मुंह टेढ़ा कर लिया। सकलदीप बाबू ने जूते निकालकर चारपाई पर बैठते हुए धीरे से कहा, अरे भाई, हमको तुमको क्या लेना है? एक कोने में पड़कर राम नाम जपा करेंगे। लेकिन मैं तो अभी यह सोच रहा हूँ कि कुछ साल तक और मुख्तारी करूँगा। नहीं, यही ठीक रहेगा। उन्होंने गाल फुलाकर एक दो बार मूछ पर ताव दिए। जमुना ने इसका प्रतिवाद किया,
लड़का मानेगा थोड़े, खींच ले जाएगा। हमेशा यह देखकर उसकी छाती फटती रहती है कि बापूजी इतनी मेहनत करते हैं और वह कुछ भी मदद नहीं करता। कुछ कह रहा था क्या? सकलदीप बाबू ने धीरे से पूछा और पत्नी की ओर न देखकर दरवाजे के बाहर मुंह बाकर देखने लगे। जमुना ने आश्वस्त किया, मैं जानती नहीं क्या? उसका चेहरा बताता है। बाप को इतना काम करते देखकर उसको कुछ अच्छा थोड़े लगता है। अंत में उसने नाक सुकड़ लिए। नारायण 15 दिन बाद इंटरव्यू देने गया और उसने इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा किया। वह घर वापस आया तो उसके हृदय में अत्यधिक उत्साह था और जब उसने यह बताया कि जहां और लड़कों का 15-20 मिनट तक ही इंटरव्यू हुआ, उसका पूरे 50 मिनट तक इंटरव्यू होता रहा और उसने सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए हैं, तो अब यह सभी ने मान लिया कि नारायण का लिया जाना निश्चित है। दूसरे दिन कचहरी में फिर वकीलों और मुख्तारों ने सकलदीप बाबू को बधाइयाँ दी और विश्वास प्रकट किया कि नारायण अवश्य चुन लिया जाएगा। सकलदीप बाबू मुस्कुराकर धन्यवाद देते और लगे हाथों नारायण के व्यक्तिगत जीवन को 1-2 बातें भी सुना देते और अंत में सिर को आगे बढ़ाकर फुसफुसाहट में दिल का राज प्रकट करते। आपसे कहता हूँ, पहले मेरे मन में शंका थी। शंका क्या, 16 आने शंका थी, लेकिन आप लोगों की दुआ से अब वह दूर हो गई है। जब वह घर लौटे तो नारायण, गौरी और कमल दरवाजे के सामने खड़े बातें कर रहे थे। नारायण इंटरव्यू के संबंध में ही कुछ बता रहा था। वह अपने पिताजी को आता देखकर धीरे धीरे बोलने लगा। सकलदीप बाबू चुपचाप वहाँ से गुजर गए, लेकिन 2-3 गज ही आगे गए होंगे कि गौरी की आवाज़ उनको सुनाई पड़ी, अरे तुम्हारा हो गया, अब तुम मौज करो। इतना सुनते ही सकलदीप बाबू घूम पड़े और लड़कों के पास आकर उन्होंने पूछा क्या? उनकी आंखें संकुचित हो गई थी और उनकी मुद्रा ऐसी हो गई थी जैसे किसी महफिल में जबरदस्ती घुस आए हैं। लड़के एक दूसरे को देखकर शिष्टतापूर्व होठों से मुस्कुराए। फिर गौरी ने अपने कथन को स्पष्ट किया, मैं कह रहा था नारायण से बाबूजी कि उनका चुना जाना निश्चित है। सकलदीप बाबू ने सड़क से गुजरती हुई एक मोटर को गौर से देखने के बाद धीरे धीरे कहा, हाँ देखिए, जहाँ एक से एक धुरंधर लड़के पहुँचते हैं, सबसे तो 20 मिनट ही इंटरव्यू होता है, पर इनसे पूरे 50 मिनट। अगर नहीं लेना होता तो 50 मिनट तक तंग करने की क्या ज़रूरत थी। 5-10 मिनट पूछताछ करके गौरी ने फिर सिर हिलाकर उनके कथन का समर्थन किया और कमल ने कहा, पहले का ज़माना होता तो कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन अब तो बेईमानी उतनी नहीं होती होगी। सकलदीप बाबू ने आंखें संकुचित करके हल्की फुल्की आवाज़ में पूछा, बेईमानी नहीं होती है ना? हाँ, अब उतनी नहीं होती। पहले बात दूसरी थी, अब ज़माना अब लद गया, गौरी ने उत्तर दिया। सकलदीप बाबू अचानक अपनी आवाज़ पर जोर देते हुए बोले, अरे अब कैसी बेईमानी साहब, गोली मारिए। अगर बेईमानी करनी होती तो इतनी देर तक इनका इंटरव्यू होता, इंटरव्यू में बुलाया ही न होता और बुलाते भी तो 4-5 मिनट पूछताछ करके विदा कर देते। इसका किसी ने उत्तर नहीं दिया तो वह मुस्कुराते हुए घूमकर घर में चले गए। घर में पहुंचने पर जमुना से बोले, बबुआ अभी से
ही किसी अफसर की तरह लगते हैं। दरवाजे पर बबुआ, गौरी और कमल बातें कर रहे हैं। मैंने दूर ही से गौर किया। जब नारायण बाबू बोलते हैं तो उनके बोलने और हाथ मिलाने से एक अजीब सी शान टपकती है। उनके दोस्तों में ऐसी बात कहाँ। आज दोपहर में मुझसे कह रहे थे कि तुझे मोटर में घुमाऊंगा। जमुना ने खुश खबरी सुनाई। सकलदीप बाबू खुश होकर नाक सड़कते हुए बोले, अरे इसमें कमी होगी, घूमना न जितना चाहना। वह सहसा चुप हो गए और खोए खोए इस तरह मुस्कुराने लगे जैसे कोई स्वादिष्ट चीज़ खाने के बाद मन ही मन उसका मजा ले रहे हों। थोड़ी देर बाद उन्होंने पत्नी से प्रश्न किया, क्या कह रहा था मोटर में घुमाऊंगा? जमुना ने फिर वही बात दोहरा दी। सकलदीप बाबू ने धीरे से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मुस्कुरा कर कहा, चलो अच्छा है। उनके मुख पर अपूर्व स्वप्निल संतोष का भाव अंकित था। 7-8 दिनों में नतीजा निकलने का अनुमान था। सभी को विश्वास हो गया था कि नारायण ले लिया जाएगा और सभी नतीजे की बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब सकलदीप बाबू और भी व्यस्त रहने लगे। पूजा पाठ का उनका कार्यक्रम पूर्ववत जारी रहा था। लोगों से बातचीत करने में उनको काफ़ी मज़ा आने लगा और वह बातचीत के दौरान में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते कि लोगों को कहना पड़ता कि नारायण अवश्य ही ले लिया जाएगा। वह अपने घर पर एकत्रित नारायण तथा उसके मित्रों की बातें छिप कर सुनते और कभी कभी अचानक उनके दल में घुस जाते तथा ज़बरदस्ती बात करने लगते। कभी कभी नारायण को अपने पिता की यह हरकत बहुत बुरी लगती और वह क्रोध में दूसरी ओर देखने लगता। रात में सकलदीप बाबू चौंक कर उठ बैठते और बाहर आकर कमरे में लड़के को सोते देखने लगते या आंगन में खड़े होकर आकाश को निहारने लगते। एक दिन उन्होंने सवेरे ही सबको सुनाकर जोर से कहा, नारायण की माँ, मैंने आज सपना देखा कि नारायण बाबू डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं। जमुना रसोई के बरामदे में बैठी चावल फटक रही थी और उसी के पास नारायण की पत्नी निर्मला घूंघट काढ़े दाल बीन रही थी। जमुना ने सिर उठाकर अपने पति की ओर देखते हुए प्रश्न किया, सपना में सवेरे दिखाई पड़ा था क्या? सवेरे के नहीं तो शाम के सपने के बारे में तुमसे कहने आऊँगा। अरे एकदम ब्रह्म मुहूर्त में देखा था। देखता हूँ कि अखबार में नतीजा निकल गया है और उसमें नारायण बाबू का भी नाम है। अब यह याद नहीं कि कौन नंबर था, पर इतना कह सकता हूँ कि नाम काफ़ी ऊपर था। अम्मा जी, सवेरे का सपना तो एकदम सच्चा होता है ना? निर्मला ने धीरे से जमुना से कहा। मालूम पड़ता है कि निर्मला की आवाज़ सकलदीप बाबू ने सुन ली, क्योंकि उन्होंने बेहंस कर उत्तर दिया, कौन बोल रहा है? डिप्टाइन है क्या? अंत में वह ठहाका मारकर हंस पड़े। हाँ, कह रही है कि सवेरे का सपना सच्चा होता है। सच्चा होता ही है, जमुना ने मुस्कुरा कर बताया। निर्मला शर्म से संकुचित हो गई। उसने अपने बदन को सिकोड़ तथा पीठ को नीचे झुकाकर अपने मुंह को अपने दोनों घुटनों के बीच छिपा लिया। अगले दिन भी सवेरे सकलदीप बाबू ने घर वालों को सूचना दी कि उन्होंने आज भी हूबहू वैसा ही सपना देखा है। जमुना ने अपनी नाक की ओर देखते हुए कहा, सवेरे का सपना तो हमेशा ही सच्चा होता है। जब बहू को लड़का होने वाला था, मैंने सवेरे सवेरे सपना देखा कि कोई स्वर्ग की देवी हाथ में बालक दिए
लिए आसमान से आंगन में उतर रही हैं। बस मैंने समझ लिया कि लड़का ही है, लड़का ही निकला। सकलदीप बाबू ने जोश में आकर कहा, और मान लो कि झूठ है तो यह सपना एक दिन दिखाई पड़ता, दूसरे दिन भी हुबहू वही सपना क्यों दिखाई देता, फिर वह भी ब्रह्म मुहूर्त में ही। बहू ने भी ऐसा ही सपना आज सवेरे देखा है। डिप्टाइन ने भी। सकलदीप बाबू ने मुस्की काटते हुए कहा। हाँ, डिप्टाइन ने भी। ठीक सवेरे उन्होंने देखा कि एक बंगले में हम लोग रह रहे हैं और हमारे दरवाजे पर मोटर गाड़ी है। जमुना ने उत्तर दिया। सकलदीप बाबू खोए खोए मुस्कुराते रहे, फिर बोले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक दिन रात को लगभग 1 बजे सकलदीप बाबू ने उठकर पत्नी को जगाया और उसको अलग ले जाते हुए बेशर्म महाब्राह्मण की भांति हंसते हुए प्रश्न किया, कहो भाई, कुछ खाने को होगा? बहुत देर से नींद ही नहीं लग रही, पेट कुछ मांग रहा है। पहले मैंने सोचा जाने भी दो, यह कोई खाने का समय है, पर इससे काम बनते न दिखा तो तुमको जगाया। शाम को खाया था, सब पच गया। जमुना अचंभे के साथ आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पति को देख रही थी। दाम्पत्य जीवन के इतने दीर्घकाल में कभी भी, यहाँ तक कि शादी के प्रारंभिक दिनों में भी, सकलदीप बाबू ने रात में उनको जगाकर कुछ खाने को नहीं मांगा था। वह झुंझला पड़ी और उसने अपना असंतोष व्यक्त किया। ऐसा पेट तो कभी भी नहीं था। मालूम नहीं इस समय रसोई में कुछ है या नहीं। सकलदीप बाबू झेप कर मुस्कुराने लगे। 1-2 क्षण बाद जमुना ने आंखें मलकर पूछा, बबुआ के मेवे में से थोड़ा कैलाश बिहारी मुख्तार उनका समाचार लेने आए? मेवे में से थोड़ा दें क्या? ये जो है कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगला है, कैलाश बिहारी मुख्तार उनका समाचार लेने आए तो वह उठ बैठे, झटपट चादर और हाथ में छड़ी ले पत्नी के लाख मना करने पर भी बाहर निकल आए। दस्त तो बंद हो गया था, पर बुखार अभी था। इतने ही समय में वह चिड़चिड़ा हो गए थे। कैलाश बिहारी ने उनको देखते ही चिंतातुर स्वर में कहा, अरे तुम कहाँ बाहर आ गए, मुझे भी भीतर बुला लेते। सकलदीप बाबू चारपाई पर बैठ गए और क्षीण हंसी हंसते हुए बोले, अरे मुझे कुछ हुआ थोड़े है, सोचा आराम करने की ही आदत डालूं। यह कहकर वह अर्थपूर्ण दृष्टि से अपने मित्र को देखकर मुस्कुराने लगे। सब हालचाल पूछने के बाद कैलाश बिहारी ने प्रश्न किया, नारायण बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं क्या? सकलदीप बाबू ने बनावटी उदासीनता प्रकट करते हुए कहा, हाँ गए होंगे कहीं, लड़के उनको छोड़ते ही भी नहीं, कोई न कोई आकर लिवा जाता है। कैलाश बिहारी ने सराहना की, खूब हुआ साहब, मैं भी जब इस लड़के को देखता था दिल में सोचता था कि यह आगे चलकर कुछ न कुछ ज़रूर होगा। वह तो साहब देखने से ही पता लग जाता है, चाल में और बोलने चालने के तरीके में कुछ ऐसा है कि चलिए हम सब इस मायने में बहुत भाग्यशाली हैं। सकलदीप बाबू इधर उधर देखने के बाद सिर को आगे बढ़ाकर सलाह मशवरे की आवाज़ में बोले, अरे भाई साहब, कहाँ तक बताऊँ, अपने मुंह से क्या कहना, पर ऐसा सीधा साधा लड़का तो मैंने देखा नहीं। पढ़ने लिखने का तो इतना शौक कि 24 घंटे पढ़ता रहे, मुंह खोलकर किसी से कोई भी चीज़ मांगता नहीं। कैलाश बिहारी ने भी लड़के की तारीफ में कुछ बातें पेश कर दी। लड़के तो मेरे भी सीधे हैं, पर मंझला लड़का शिवनाथ
जितना गऊ है उतना कोई नहीं, ठीक नारायण बाबू ही की तरह है। नारायण तो उस जमाने का कोई ऋषि मुनि मालूम पड़ता है, सकलदीप बाबू ने गंभीरतापूर्वक कहा। बस उसकी एक ही आदत है, मैं उसकी माँ को मेवा दे देता हूँ और नारायण रात में अपनी माँ को जगा कर खाता है। भली बुरी उसकी बस एक यही आदत है। अरे भैया, तुमसे बताता हूँ, लड़कपन में हमने इसका नाम पन्ना लाल रखा था, पर एक दिन एक महात्मा घूमते हुए हमारे घर आए। उन्होंने नारायण का हाथ देखा और बोले, इसका नाम पन्ना लाल सन्ना लाल रखने की ज़रूरत नहीं, बस आज से इसे नारायण कहा करो। इसके कर्म में राजा होना लिखा है। पहले ज़माने की बात दूसरी थी, लेकिन आजकल राजा का अर्थ क्या है? डिप्टी कलेक्टर तो एक अर्थ में राजा ही हुआ। अंत में आंखें मटका कर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, पर हाँफने लगे। दोनों मित्र बहुत देर तक बातचीत करते रहे और अधिकांश समय वे अपने अपने लड़कों का गुणगान करते रहे। घर के लोगों को सकलदीप बाबू की बीमारी से बहुत चिंता थी। बुखार के साथ दस्त भी था, इसलिए वह बहुत कमज़ोर हो गए थे। लेकिन वह बात को यह कहकर उड़ा देते, अरे कुछ नहीं, 1-2 दिन में अच्छा हो जाऊंगा। और एक वैद्य की कोई मामूली सस्ती दवा खाकर 2 दिन बाद वह अच्छे भी हो गए, लेकिन उनकी दुर्बलता पूर्ववत थी। जिस दिन डिप्टी कलेक्टरी का नतीजा निकला, रविवार का दिन था। सकलदीप बाबू सवेरे नारायण का पाठ तथा नाश्ता करने के बाद मंदिर चले गए। छुट्टी के दिनों में वह मंदिर पहले ही चले जाते और वहाँ 2-3 घंटे और कभी कभी तो 4-4 घंटे रह जाते। वह 8 बजे मंदिर पहुँच गए। जिस गाड़ी से नतीजा आने वाला था वह 10 बजे आती थी। सकलदीप बाबू पहले तो बहुत देर तक मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर सुस्ताते रहे। वहाँ से उठकर ऊपर आए तो नंदलाल पांडे ने, जो चंदन रगड़ रहा था, नारायण के परीक्षा फल के संबंध में पूछताछ की। सकलदीप बाबू वहाँ पर खड़े होकर असाधारण विस्तार के साथ सब कुछ बताने लगे। वहाँ से जब उनको छुट्टी मिली तो धूप काफ़ी बढ़ गई थी। उन्होंने भीतर जाकर भगवान शिव के पिंड के समक्ष अपना माथा टेक दिया और काफ़ी देर तक वह उसी तरह पड़े रहे। फिर उठकर उन्होंने चारों ओर घूम घूम कर मंदिर के घंटे बजाकर मंत्रोच्चारण किए तथा गाल बजाए। अंत में भगवान के सम्मुख पुनः दंडवत कर बाहर निकले ही थे कि जंग बहादुर सिंह मास्टर ने शिव दर्शनार्थ मंदिर में प्रवेश किया और उन्होंने सकलदीप बाबू को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। अरे मुख्तार साहब, घर नहीं गए? डिप्टी कलेक्टरी का नतीजा तो निकल गया। सकलदीप बाबू का हृदय धक से कर गया। उनके होठ कांपने लगे और उन्होंने कठिनता से मुस्कुराकर पूछा, अच्छा कब आया? जंग बहादुर ने बताया, अरे 10 बजे की गाड़ी से आया। नारायण बाबू का नाम तो अवश्य है, लेकिन वह कुछ आगे न बोल सके। सकलदीप बाबू का हृदय जोरों से धक धक कर रहा था। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ से तर करते हुए अत्यंत ही धीमी आवाज में पूछा, क्या कोई खास बात? कोई खास बात नहीं है। अरे उनका नाम तो है ही, यह है कि जरा नीचे है। 10 लड़के लिए जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका नाम 16वां 17वां पड़ेगा।
लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। कुछ लड़के तो कलेक्टरी में चले जाते हैं, कुछ मेडिकल में ही नहीं आते, और इस तरह पूरी पूरी उम्मीद है कि नारायण बाबू ले ही लिए जाएंगे। शकलदीप बाबू का चेहरा फक पड़ गया। उनके पैरों में जोर नहीं था और मालूम पड़ता था कि वह गिर जाएंगे। जंग बहादुर सिंह तो मंदिर में चले गए, लेकिन वह कुछ देर तक वही सिर झुकाकर इस तरह खड़े रहे जैसे कोई भूली बात याद कर रहे हों। फिर वह चौंक पड़े और अचानक उन्होंने तेजी से चलना शुरू कर दिया। उनके मुंह से धीमे स्वर में तेजी से सिउ सिउ निकल रहा था। आज 10 गज आगे बढ़ने पर उन्होंने चाल और तेज कर दी, पर शीघ्र ही बेहद थक गए और एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो हाँफने लगे। 4-5 मिनट सुस्ताने के बाद उन्होंने फिर चलना शुरू कर दिया। वह छड़ी को उठाते गिराते छाती पर सिर गाड़े तथा शिव शिव का जाप करते हवा के हल्के झोंके से धीरे धीरे टेढ़े तिरछे उड़ने वाले सूखे पत्ते की भांति डगमग डगमग चले जा रहे थे। कुछ लोगों ने उनको नमस्ते किया तो उन्होंने देखा नहीं, और कुछ लोगों ने उनको देखकर मुस्कुराकर आपस में आलोचना प्रत्यालोचना शुरू कर दी। तब भी उन्होंने कुछ नहीं देखा। लोगों ने संतोष से, सहानुभूति से तथा अफसोस से देखा, पर उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उनको बस एक ही धुन थी कि वह किसी तरह घर पहुंच जाए। घर पहुंचकर वह अपने कमरे में चारपाई पर धम्म से बैठ गए। उनके मुंह से केवल इतना ही निकला, नारायण की अम्मा। सारे घर में मुर्दनी छाई हुई थी। छोटे से आंगन में गंदा पानी, मिट्टी, बाहर से उड़कर आए हुए सूखे पत्ते तथा गंदे कागज पड़े थे, और नाबदान से दुर्गंध आ रही थी। ओसारे में पड़ी पुरानी बस्कट पर बहुत से गंदे कपड़े पड़े थे, और रसोई घर से उस वक्त भी धुआं उठ कर सारे घर की सांस को घोट रहा था। कहीं कोई खटर पटर नहीं हो रही थी और मालूम होता था कि घर में कोई है ही नहीं। शीघ्र ही जमुना न मालूम इधर से निकलकर कमरे में आई और पति को देखते ही उसने घबरा कर पूछा, तबीयत तो ठीक है? सकलदेव बाबू ने झुंझला कर उत्तर दिया, मुझे क्या हुआ है जी? पहले यह बताओ नारायण जी कहाँ हैं? जमुना ने बाहर के कमरे की ओर संकेत करते हुए बताया, उसी में पड़े हैं। न कुछ बोलते हैं और न कुछ सुनते हैं। मैं पास गई तो गुमसुम बने रहे। मैं तो डर गई हूँ। सकलदीप बाबू ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, अरे कुछ नहीं, सब कल्याण होगा, चिंता की कोई बात नहीं। पहले यह तो बताओ, बबुआ को तुमने कभी यह तो नहीं बताया था कि उनकी फीस तथा खाने पीने के लिए मैंने 600 रुपये कर्ज लिए हैं। मैंने तुमको मना कर दिया था कि ऐसा किसी भी सूरत में न करना। जमुना ने कहा, मैं ऐसी बेवकूफ़ थोड़े हूँ। लड़के ने 1-2 बार खोद कर पूछा था कि इतने रुपए कहाँ से आते हैं। एक बार तो उसने यहाँ तक कहा था कि यह फल मेवा दूध बंद कर दो, बाबूजी बेकार में इतनी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। पर मैंने कह दिया कि तुमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम बिना किसी चिंता के मेहनत करो, बाबूजी को इधर बहुत मुकदमे मिल रहे हैं। सकलदीप बाबू बच्चे की तरह खुश होते हुए बोले, बहुत अच्छा, कोई चिंता की बात नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे।
बबुआ कमरे ही में है ना? जमुना ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। सकलदीप बाबू मुस्कुराते हुए उठे। उनका चेहरा पतला पड़ गया था, आंखें धंस गई थी और मुंह पर मूछ झाड़ू की भांति फरक रही थी। वह जमुना से कहकर कि तुम अपना काम देखो, मैं अभी आया, कदम को दबाते हुए बाहर के कमरे की ओर बढ़े। उनके पैर कांप रहे थे और उनका सारा शरीर कांप रहा था। उनकी सांस गले में अटक अटक जा रही थी। उन्होंने पहले उसारे में से सिर बढ़ाकर कमरे में झांका। बाहर वाला दरवाज़ा और खिड़कियां बंद थी। परिणाम स्वरूप कमरे में अंधेरा था। पहले तो कुछ न दिखाई पड़ा और उनका हृदय धक धक करने लगा, लेकिन उन्होंने थोड़ा और आगे बढ़कर गौर से देखा तो चारपाई पर कोई व्यक्ति छाती पर दोनों हाथ बांधे चित्त पड़ा था। वह नारायण था। वह धीरे धीरे चोर की भांति पैरों को दबाकर कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर अस्वाभाविक विश्वास की मुस्कुराहट थिरक रही थी। वह मेज के पास पहुंचकर चुपचाप खड़े हो गए और अंधेरे ही में किताब उलटने पुलटने लगे। लगभग 1.5-2 मिनट तक वहीं उसी तरह खड़े रहने पर वह सराहनीय फुर्ती से घूमकर नीचे बैठ गए और खिसक कर चारपाई के पास चले गए। चारपाई के नीचे झांक झांक कर देखने लगे, जैसे कोई चीज़ खोज रहे हों। तत्पश्चात पास में रखी नारायण की चप्पल को उठा लिया और 1-2 क्षण उसकी कोप उलटने पुलटने के बाद उसकी धीरे से वहीं रख दिया। अंत में वह सांस रोककर धीरे धीरे इस तरह उठने लगे जैसे कोई चीज़ खोजने आए थे, लेकिन उसमें असफल होकर वापस लौट रहे हों। खड़े होते समय वह अपना सिर नारायण के मुख के निकट ले गए और उन्होंने नारायण को आंखें फाड़ फाड़ कर गौर से देखा। उसकी आंखें बंद थी और वह चुपचाप पड़ा हुआ था, लेकिन किसी प्रकार की आहट या किसी प्रकार का शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। सकलदीप बाबू एकदम डर गए और उन्होंने कांपते हृदय से अपना बायां कान नारायण के मुख के बिल्कुल नज़दीक कर दिया और उस समय उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा जब उन्होंने अपने लड़के की सांस को नियमित रूप से चलते पाया। अब चुपचाप जिस तरह आए थे उसी तरह बाहर निकल गए। पता नहीं कब से जमुना दरवाजे पर खड़ी चिंता के साथ भीतर झांक रही थी। उसने पति का मुंह देखा और घबरा कर पूछा, क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे बड़ा डर लग रहा है। सकलदीप बाबू ने इशारे से उसको बोलने से मना किया और फिर उसको संकेत से बुलाते हुए अपने कमरे में चले गए। जमुना ने कमरे में पहुंचकर पति को चिंतित एवं उत्सुक दृष्टि से देखा। सकलदीप बाबू ने गदगद स्वर में कहा, बबुआ सो रहे हैं। वह आगे कुछ न बोल सके। उनकी आंखें भर आई थी। वह दूसरी ओर देखने लगे। इस प्रकार यह बुरी कहानी डिप्टी कलेक्टरी यहीं समाप्त होती है, जो एक मध्यवर्गीय जीवन की कहानी है। मध्यवर्गीय वर्ग की ये कहानी है जो आज आप लोगों के सामने मैं दूसरा भाग पेश किया हूँ। आपको कैसा लगा इसे आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।